नरेशन जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं कथन। नरेशन का अर्थ क्या होता है? कथन। ठीक है। और नरेशन को हमने डिवाइड कर दिया दो भागों में। एक है डायरेक्ट नरेशन और एक है इनडायरेक्ट। अभी लिखे नहीं कुछ भी, क्योंकि ये सब आपको पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं बता रहा मैं। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस नरेशन को मैंने दूसरे शब्दों में कह दिया स्पीच। ध्यान रखें, स्पीच यहां भाषण नहीं है, स्पीच यहां कथन है। स्पीच का अर्थ क्या है? कथन। ठीक है। तो एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये वास्तव में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं वास्तव में? कोई किसी को जानकारी हो तो बताओ कि डायरेक्ट स्पीच ये होता है और इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि अगर मेरे को किसी ने कोई बात कही है तो डायरेक्ट बात कही है। अब इस बात को मैंने तीसरे व्यक्ति को पहुंचाया बिना किसी चीज को ऐड किए, बिना कोई नमक मिर्च लगाए, मैंने वही बात किसी और को कह दी, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट हो गया। वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। बिल्कुल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको कि अगर आप मुझसे रूबरू कोई बात करते हो, इसका मतलब है कि आपने मुझसे डायरेक्टली कुछ कहा है। अब आपकी बात को मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को पहुंचा दी बात, तो वो बात क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। ये ध्यान रखना कि जब मैं तीसरे व्यक्ति को वो बात पहुंचा रहा हूं तो वो बात वही रहनी चाहिए जो आपने मुझे कही थी। उस बात में मुझे कुछ ऐड नहीं करना, मुझे कुछ भी अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाना। मेरे को ये नहीं कहना कि हाँ तेरे को पता है ये कहा था, जबकि नहीं कहा उसने, वो नहीं कहना। ठीक है। तो हमको क्या कहना है? वही बात जो उस व्यक्ति ने डायरेक्टली मुझे कही, मैंने इनडायरेक्टली वही बात आगे पहुंचाई है। तो वो जो बात कही गई है मुझे वो है डायरेक्ट, और जो मैंने पहुंचाई वो क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है। अब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसे समझना है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। लिखना कुछ नहीं अभी आपको। ये देखो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक्टिव पैसिव की पहली क्लास थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रेजेंट सिंपल जिस दिन पढ़ाया वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कई आज नियम बताऊंगा मैं आपको, तो वो नियम जो चलेंगे आगामी आपके 10 दिन तक वही चीज चलेगी। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। लिखने में कहीं छूट भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्लाइड वापस से चला दूंगा सारी, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझना जरूरी है। यहां पे क्या नरेशन, नरेशन क्या कहता है? नरेशन कहता है इसमें दो सेंटेंस होंगे। क्या होंगे? दो सेंटेंस। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी याद रखना कि जो मैं कुछ बोल रहा हूं कि ये क्या सेंटेंस कहलाता है, ये क्या सेंटेंस कहलाता है, वो याद रखना। क्योंकि अब आज से मैं जिस सेंटेंस में बात करूंगा वो या तो कहूंगा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, ऐसी बोलूंगा मैं। ऐसे नहीं कहूंगा पहला सेंटेंस क्या दूसरा सेंटेंस, ऐसे नहीं कहूंगा। ठीक है। तो यहां तक का जो मामला है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे ही सारा मामला होता है। अगर यहां कुछ चेंज हो जाए तो मतलब कि ये समझो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा ही नहीं, तो नहीं होगा। इसलिए ये जो वर्ब है ये बहुत मायने रखती है किसी भी सेंटेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने में। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है यहां कॉमे तक, ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर जो दूसरा सेंटेंस है वो एक कथन है। वो क्या है? एक कथन। इसलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, बोला गया है। ठीक है। तो ये क्या हुआ है? रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखें कि अगर मैं ये कहूं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? शी। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेड। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अगर मैं कहूं रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? आई। ये इसका सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? और ऑब्जेक्ट क्या है? बस। अब ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए यहां तक से क्लियर हो जानी चाहिए।
और वो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि बताओ मुझे रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? जयपुर। क्या है रिपोर्टेड स्पीच का? जयपुर। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब कौन सी है? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कौन सी है? बस ये आपको पता होनी चाहिए। ये इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जितने भी रूल्स हैं उसमें मैं ये कहूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट में ये परिवर्तन होगा, ऐसे बोलूंगा। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, और उसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, वापस उसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? अब लिख सकते हो इतना काम। क्या ये बनाना है? बनाओ। कर दिया? लिख दिया? अब देखो कि डायरेक्ट स्पीच को अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या है कि जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों या हूबहू व्यक्त किया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता, केवल कथन का तरीका बदल जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ है, जो उसने कहा है, वह बदलेगा नहीं, वो स्टाइल बदलेगी जो मेरे कहने की है। जो उसने कहा था वो स्टाइल से नहीं कहूंगा, अब मैं अलग स्टाइल से किसी और को बात पहुंचाऊंगा, तो आशय नहीं बदलेगा, केवल उसका तरीका बदल जाएगा। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंस ये इसमें है नहीं कुछ भी। लिखना चाहे तो लिखें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, केवल समझने वाली बात थी। हर चीज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लाई गई सारी स्लाइड लिखने के लिए नहीं है। कुछ स्लाइड जो है वो केवल और केवल समझने के लिए। हम हर किसी को यूं यूं हाँ माथा नीचे करके लिखना शुरू करें
तो गलत नहीं है, पर फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है। लिखने की आदतें ऐसी पड़ी हुई है, अंदर मन में ऐसा रहता है कुछ रह जाएगा, ये आ गया तो अरे ये नहीं आएगा। खोलो रे कोई, इसको खोलना, आज मेरे पसीने से खुलती है। ला ला, इसको तोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल पी लेंगे। छोड़ो छोड़ो, ठीक है, चलिए लिख दिया ये। चलें आगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी के पहले पढ़े हुए हैं क्या? किसी हैं पढ़े? पढ़े हुए हैं? जिसने पढ़ रखे हैं अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसके लिए आज का मामला इतना इजी होगा, बहुत सही तरीके से उसको समझ में आएगा सारा मामला। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसने एक बार भी नहीं देखे उसको समझ नहीं आएगा, पर वो एक दो क्लास और लेगा, उसको एक दो क्लास और लगेगी। अब आपने जितना लिख दिया ना, बहुत बढ़िया उतना। रूल नंबर 1, अब रूल शुरू हो रहे हैं, ठीक है? समझो पहली बात क्या है ये, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने पर सबसे पहला काम क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास। कैसा था? जैसे तो सबसे पहला काम क्या करना है? ये इन्वर्टेड कॉमास को हमें क्या करना है? हटा देना है, ठीक है? सबसे पहला काम लिखो। रूल नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो एक कंजंक्शन लगाएंगे हम, और वो क्या लगेगा? दैट। तो रूल नंबर 2 कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद दोनों वाक्यों को कंजंक्शन दैट से जोड़ते हैं। सबसे पहला तो क्या काम करना? इन्वर्टेड कॉमास को हटाना। दूसरा है इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद दोनों वाक्यों को कंजंक्शन दैट से जोड़ते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने का काम करेगा दैट। लिख दिया? लिखो, आराम से लिखो। ये इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल पास्ट टेंस का होगा तो ही परिवर्तन होगा। कैसे, अब समझो। बाद में लिखना बाद में। ये जो मैंने कहा है एक बार वापस सुनो कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी चीज, पहला जो सेंटेंस था ना वो रिपोर्टिंग वर्ब थी, उसका टेंस कौन सा था, क्या लिखा हुआ था वहां पे, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी थी, सेड लिखा हुआ था। इसका मतलब कि वो टेंस कौन सा था, पास्ट का कौन सा, सिंपल। क्या था, पास्ट सिंपल था। कि यदि अगर पास्ट में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होगा टेंस। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई? जैसे देखो यहां क्या लिखा हुआ था, सेड। अगर यहां पर ये होता सी सेज या यहां पर होता सी विल से, तो अब ये जो टेंस है यहां पर पूरा ये चेंज नहीं होगा। अगर ये दोनों आ जाए तो चेंज कब होगा, जब यहां पर पास्ट टेंस हो तो ही वहां पर सब चेंज होगा, नहीं तो वैसा का वैसा वापस लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वैसा का वैसा लिख देंगे वापस। समझ में आई बात? कब चेंज होगा, जब यहां पर क्या कौन सा टेंस हो, पास्ट, तो ही चेंज करेंगे, नहीं तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब लिख सकते हो उसको। लिख दिया? तो सबसे पहले जिस समय हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। टेंस अगर पास्ट में है तो ही आगे का काम करना, अगर वो पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो कुछ होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं वो। ठीक है, SON का नियम। ठीक है, अब पेन रख दो नीचे, और अगर ये समझ में आ गया तो मतलब समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया। ठीक है,
केवल यही है। इसलिए जंग लगे हुए जो दिमाग है उन पे कोशिश करना कि वो हटे और ये समझे मामला। ठीक है, यही है बस इंपॉर्टेंस इसमें। SON का नियम, जहां S का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? सब्जेक्ट। O का अर्थ है ऑब्जेक्ट, और N का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? नो चेंज। ठीक है, अब ये क्या है? और ये 1 2 3 जो लिखे हुए हैं ये पर्सन है। ये क्या है? पर्सन। ठीक है, अब हमारा नियम कहता है, सबसे पहला नियम, ये पर्सन बदलने का नियम है। मतलब आपको कुछ प्रोनाउन दिए गए होंगे दोनों सेंटेंस में, तो उस प्रोनाउन को हम चेंज कैसे करेंगे, वो नियम है। और वो नियम क्या कहता है? यहां पर नियम कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या था? आई। अगर फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मतलब ये है ना, ये यहां पर जब मैं इसका इनडायरेक्ट करूंगा तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि अगर यहां पर सेकंड पर्सन आ जाए, यानी कि यू आ जाए, तो वो मैं चेंज किससे करूंगा? ऑब्जेक्ट के। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट, मी। तो होगा क्या? अब मी जब यहां पर सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? आई। और ये आई था और ये सी से चेंज हो रहा था, तो अब ये यहां पर जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? शी। क्या बन जाएगा? सी। करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा मामला है। अगर आई हो तो हमें यहां पर जो आया हुआ है वो वैसा का वैसा लिख देना है यहां पे, और अगर यहां पर यू है तो यहां पर जो आया हुआ है उसको सब्जेक्ट करके यहां पर लिख देना। और अगर मान लो यहां पर कोई थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे या कोई नाम, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना, वैसा का वैसा वापस लिख देना। मतलब अगर थर्ड पर्सन है तो वो क्या रहेगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कैसे, वो देखो। फर्स्ट पर्सन का नियम, फर्स्ट पर्सन का नियम यह कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और कैसे बदलेगा वो बताता हूं आपको। जैसे यहां मैंने इसको चेंज कर दिया, ये क्या चेंज हो रहा है ये आपको बाद में देख बताएंगे। ठीक है, ये जो है आई, यहां पर मैंने कंजक्शन क्या लगाया? दैट। और ये आई को जो मैंने चेंज किससे किया? शी से। मतलब यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको मैं चेंज किसके हिसाब से करूंगा? इसके हिसाब से, यही लगा दूंगा यहां पे वापस। बस ये काम तुमको करना है और कुछ नहीं। पहला नियम जो है वो ये कहता है। अब यहां पर नहीं, यहां पर भी देखो क्या है, माई। तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी किसके हिसाब से चेंज होगा? ये भी इसके हिसाब से चेंज होगा। मतलब माई आया है तो यहां पर आ जाएगा हर, यहां पर क्या आ जाएगा? हर। समझे क्यों आया? देखो बात को समझो क्यों आया। क्योंकि ये आई जो है ये क्या है? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट ले लिया मैंने। अब माई जो है वो है क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? मैंने आपको टेबल लिखवाई है, आपको पता हो तो। उसमें पजेसिव प्रोनाउन लिखवाया है कि सी का पजेसिव प्रोनाउन होता है हर। इसका मतलब मैंने सी को यहां पर किससे चेंज कर दिया? हर से। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है, चुटकियों में होगा। पर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये चीज हम नहीं समझेंगे तो यहां पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा चेंज होगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां अगर सेकंड पर्सन आया तो वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और यहां अगर थर्ड पर्सन आया तो वैसा का वैसा वापस लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पर्सन का नियम। इस तरीके से ऐसे टेबल बनाना और ऐसा लिखना। लिखने के बाद में अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो वापस कहना, तो वापस समझाएंगे।
एक बार वापस समझते हैं इसको। इसी को एक बार वापस समझते हैं। हमारा नियम ये कहता है, फर्स्ट पर्सन को बदलने का नियम ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यानी यहां पर आई और वी लिखा हुआ हो, केवल आई नहीं, फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, दो आते हैं, आई और वी, यानी यहां पर अगर आई और वी दोनों हो तो वो हमेशा चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब केवल यहीं पर ही नहीं, सेंटेंस में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो वो पूरा फर्स्ट पर्सन जो है वो इसके हिसाब से चेंज होगा। अब वो फर्स्ट पर्सन के तरीके हो सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पर आया हो, चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हो, चाहे पॉजिटिव केस में आया हो, चाहे रिफ्लेक्सिव केस में आया हो, किसी भी तरीके से आया हो, पर वो है फर्स्ट पर्सन ही, और वो फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। अब अगर इसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करें हम, तो देखो क्या परिवर्तन आता है। जैसे ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो रही हूं। ठीक है, अब मैंने क्या चेंज किया, आई की जगह कर दिया शी और माई की जगह कर दिया हर। ठीक है, तो अब जब मैं इसको वापस कहूंगा, अगर कोई मेरे को यह कहता है कि मैं अपने कपड़े धो रही हूं, तो मैंने किसी को और को कहा कि वह अपने कपड़े धो रही थी। वह मतलब शी, अपने मतलब हर, धो रही थी मतलब ये टेंस चेंज हो गया, प्रेजेंट से पास्ट बन गया। ठीक है, वो बताऊंगा टेंस चेंज होने का। हमारा अभी जो सीखने का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि ये सीखें हम कि किस प्रकार से प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं। ये प्रोनाउन अगर चेंज हो गए तो मतलब समझ लो कि आपके ऑप्शन में आपको गलती होने की संभावना बिल्कुल कम होगी, क्योंकि यही पूछेंगे। टेंस वाला मामला तो सेकेंडरी है, पहला मामला है कि आपको प्रोनाउन चेंज करने आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो जो ऑप्शन है वो आपको करेंगे कंफ्यूज, और अगर आ रहे हैं तो क्लियर कट है, आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा उसको चेंज कर दोगे वहां पर, और चेंज करते ही वो सामने सेंटेंस हमारा मिलेगा जो बिल्कुल एकदम वही हमारा प्रोनाउन बताता है। तो इस तरीके से यह है पहले प्रोनाउन को चेंज करने का नियम। अब देखो दूसरा कहता है सेकंड पर्सन कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का मतलब है कि वो क्या होना चाहिए, केवल एक ही है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ठीक है, अब मैं बदल के बताता हूं कैसे बदलेगा। जैसे मैंने कहा शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब ये यू है, इस यू को मैं चेंज करूंगा मी के अकॉर्डिंग, तो मी को जब मैं यू की जगह रखूं यहां पर तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। और देखो पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, योर। अब इस योर को भी मैं इसके हिसाब से बनाऊंगा, यू से योर बना तो अगर आई हो तो उससे क्या बनेगा, माई, तो बस यहां पर लिख देंगे हम माई। तो सेंटेंस देखो, उसका अनुवाद देखो क्या बना, सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। मैंने कह दिया कि वह मुझे यह कह रही थी कि मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, तो मैं मतलब आई, अपना मतलब माई। ये चेंज है, ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो कहना ही क्या फिर। ठीक है, लिखो जरूरी नहीं है सब्जेक्ट, यहां पर देखो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट थोड़ी है, यहां पे सभी की बात कर रहा है, पूरे दिए के जितने प्रोनाउन है उन सभी की बात कर रहा है।
लिख दिया होगा। थर्ड पर्सन का नियम थर्ड पर्सन का नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो वह नो चेंज रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, मैंने तुम्हें कहा। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, कि वह बहुत कठिन मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, आई टोल्ड यू दैट, ही का वापस ही आ जाएगा। ठीक है, यहां पर चेंज कर देंगे वॉज वर्किंग वेरी हार्ड। कोई बता सकता है क्यों चेंज नहीं किया? थर्ड पर्सन है, हाँ तो वो तो है, पर चेंज क्यों नहीं किया? क्या रीजन है? थर्ड पर्सन को चेंज करते ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को तो चेंज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ ऐसी क्या उदारता बरत रहे हैं हम? क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको करना चाहिए उसको भी। किसी को कुछ समझ में आता है ऐसा कि क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? हाँ, किसका? तो दूसरे का रहे तो क्या हुआ? मना करता है वो है? नहीं, दूसरे का कह रहा है, मतलब आप अपने कहने की थोड़ा स्टाइल बदलो। क्या कह रहे चाह रही है? कहना चाह रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट ही तो बात कर रहा है। ये बात जो हो रही है वो क्या हो रही है? इनडायरेक्ट किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, मतलब वो कन्वर्सेशन में भी नहीं है, तीसरे पर्सन की बात हो रही है। कैसे? देखो समझो, आई सेड टू यू, मैंने तुम्हें कहा। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही कौन? कोई थर्ड पर्सन, वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो अब मैं जाके कहूंगा कि वो उसके बारे में कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो कौन? वही ही। वो कौन है? ही है ना। इसका मतलब थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, तो मैं उस थर्ड पर्सन की बात ही तो आगे कर रहा हूं, तो उसी को ही कहूंगा मैं, वापस चेंज नहीं करूंगा उसको बोलते वक्त। इसलिए ये थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, क्योंकि थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट ही है अपने आप में, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, लिखो। लिख दिया होगा आपने, लिख दिया। तो ये है हमारा SON का नियम। ये SON का नियम सभी को समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आज आपके पास समय है कि आप घर पे जाके इसको वापस एक तरीके से देखोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये नियम ही है जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आधारशिला है। ये अगर हमको पता है और ये कंसेप्ट अगर हमको समझ में आ गया कि प्रोनाउन को हमने चेंज किस प्रकार से किया है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला मामला अब हमसे दूर है नहीं, अब हम उसको आराम से कर देंगे। पर ये SON का नियम समझ में आना चाहिए यहां पर बैठे हुए प्रत्येक विद्यार्थी को। और अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो कल एक बार जाके वापस, आज जा रहे हो घर पे तो एक बार देखना है इसको, और नहीं आए तो कल हम इसको रिपीटेशन में ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वो समझो क्या है। ठीक है, अभी हम जो ये सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे,
वही नियम है। वो नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और विल से है या सेड है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर से और विल से इस प्रकार से हो और उसके पीछे टू लगा हुआ हो, तो ही हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर टू नहीं लगा हुआ है, कहने का मतलब है अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे चेंज नहीं करेंगे, वैसा का वैसा रखेंगे। जैसे अगर से के पीछे टू लगा हुआ है तो उसको चेंज किस में करेंगे, टेल में। सेज और उसके पीछे टू लगा हुआ है तो टेल्स में हो जाएगी। सैड और टू लगा हुआ है तो वो टोल्ड में हो जाएगी। ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ही सेड और पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वापस जो है सैड ही आएगा, टोल्ड नहीं आएगा। मतलब टोल्ड अगर हमने लिख दिया तो वो गलत है, टोल्ड लिख दिया तो गलत है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही सेड, और वापस जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो वापस क्या लिखते हैं, दैट। इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर से, सेज, सेड, विल से, उनके बाद में टू लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ही वो चेंज होंगे, नहीं तो वो चेंज नहीं होंगे, वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। हाँ, सुना ही नहीं दे, क्या कह रहे हो? रिपोर्टेड स्पीच है, ये टेंस में चेंज हो रहा है, अभी बताएंगे, बैठो नीचे। ये टेंस, मैं कह रहा हूं कि टेंस वाली चीजें आगे आएगी। थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे ना, सब चीजें मिलेगी अपने को। अपने क्या धैर्य नहीं है साथ में, मैं सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, एक साथ बता थोड़ी सकता हूं मैं कोई, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो हर चीज चलेगी वो स्टेप स्टेप से चलेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इसको लिखो। कहूंगा, लिखा हुआ है ना, विल टेल, विल टेल, विल से चेंज हो जाएगा विल टेल। देखो ये विल से लिखा हुआ है ना, विल टेल में चेंज होगा, क्योंकि से जो है वो टेल में चेंज हो रहा है, सैड जो है वो टोल्ड में चेंज हो रहा है। ठीक है,
ये से जो है ये टेल में चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या रीजन है कि यूं ही चेंज कर रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? से जो है वो टेल में, और हाँ है, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि से को हम टेल में क्यों चेंज कर रहे हैं, टेल क्यों बना रहे हैं इसको? और भी बना सकते हैं कुछ भी। इसका रीजन है, इसका रीजन है से का मतलब कहा, पर जब मैं किसी और को कहूंगा तो मैं कहूंगा कि उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, तो बताने को कहते हैं टेल। ठीक है, इसलिए ये चेंज हो रहे हैं। थर्ड पर्सन को जब मैं इनडायरेक्टली कहूंगा तो मैं कहूंगा वो मेरे को पता है क्या बता रहा था, तो बता रहा था, बता रहा था मतलब टेल। ठीक है, लिख दिया ये। अब है टेंस में परिवर्तन। जो भी सवाल पूछा था कि सर ये ऐसे क्या कंटिन्यूस कंटिन्यूस क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो टेंस में क्या परिवर्तन, बहुत ही इजी है याद रखने के लिए, कि हमारे जो प्रेजेंट के सारे टेंस हैं वो सब पास्ट में उसके सिमिलर टेंस में चेंज होंगे। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी प्रेजेंट का टेंस आता है, मुझको उसी के नाम का पास्ट टेंस जो है उसमें उसको चेंज कर देना। वही हेल्पिंग वर्ब, वही क्रिया लगेगी जो उस टेंस में लगती है पास्ट वाले में। ठीक है, अब अगर पास्ट सिंपल मिले तो मैं उसको चेंज करूंगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करूंगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस मिले तो मैं उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करूंगा। अब ये इसमें चेंज हो गया आपस में, तो अब पास्ट परफेक्ट के लिए कोई बचता नहीं है कि किसमें चेंज करें, तो वो नो चेंज वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो वैसे की वैसी वापस लिखी जाएगी। हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई तो वो वैसे की वैसी वापस लिखी जाएगी। इसका मतलब ये जो दो टेंस हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। अब बात चलती है हमारी फ्यूचर टेंस की, तो वो और इजी है कि उसमें क्या करना, कि उसमें हमने टेंस का ध्यान रखना ही नहीं है। उसमें हमको क्या करना है, उसमें कहीं पे अगर विल लिखा हुआ मिले और शैल लिखा हुआ मिले तो उसको वुड और शुड में चेंज कर दो, और पीछे जो वर्ब आ रही है वैसे की वैसे लिख दो। ठीक है, बात समझना। अगर डायरेक्ट स्पीच में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मैं वापस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दूंगा। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो मैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दूंगा। अगर मॉडल का प्रयोग हो रहा है कैन तो वो चेंज हो जाएगा कुड में। मे आया है तो माइट में, पर अगर यही आ जाए कुड वुड शुड और माइट तो ये कोई चेंज नहीं होंगे, वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये है बहुत इजी काम। सबसे टफ इसके अंदर काम मैं मानता हूं वो ये है SON का नियम। अगर वो किसी को समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो गलत होगा ही नहीं ये पूरा मामला। पर वो ही है समझने वाली बात कि वो कंसेप्ट अगर एक बार में क्लियर हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा रटना पड़ता है, तो रटने का काम थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो लिखो ये।
लिख दिया होगा आपने, याद रखो, इसको लिखने की भी नहीं है, इसको मेन चीज है याद रखो, और इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। रटने से याद नहीं होगा, ये होगा ट्रिक से याद, कि पास्ट पूरा प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट पूरा पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, और पास्ट के पहले दो अंतिम दो में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और अंतिम दो नो चेंज है। ऐसे याद करेंगे तो याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। याद करने बैठ गए कि हाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज, याद नहीं होते। टेंस वाला वापस क्यों, कौन सा टेंस रह गया? पास्ट कंटिन्यूस, सकना सकता, सकना सकता, मे और माइट दोनों का अर्थ, इनमें बहुत फर्क है, पढ़ते हैं तब पता चलेगा, बहुत फर्क है, मे और माइट, कैन और कुड, बहुत फर्क है। अंतिम नियम, चले जाओ, घट जाना है, कौन सा लिखना है? ये फ्यूचर वाला क्या था उसमें भाई? विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड मे माइट, और ये सब आ जाए तो नो चेंज। अंतिम हमारा जो नियम है वो है एडवर्ब चेंज करना, कि अगर कोई सेंटेंस में एडवर्ब आ जाता है, एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण, तो उसे मैं किस में चेंज करूंगा? तो हेडिंग लगाइए, एडवर्ब चेंज करने का नियम, एडवर्ब चेंज करने का नियम, और एडवर्ब के पास में ब्रैकेट बना के लिखना क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण चेंज करने का नियम। और नियम क्या है वो देखें, कि अगर सेंटेंस में दिस लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा दैट में, दीज लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा दोज में, हियर लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा देयर में, हाइदर, हाइदर लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा दाइदर, हाइदर का मतलब होता है इधर, दाइदर मतलब उधर, ठीक है। नाउ लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा देन में, देन THAN कर दिया तो गलत हो जाओगे आप, THEN करोगे तो राइट है। ऐसा एक बार हुआ कि सेंटेंस पूरा सही, लास्ट में नाउ को देन करना था, उसमें THAN कर दिया, और वो ऑप्शन में था, करके आए, बैठे हैं आज घर, नहीं हुआ सिलेक्शन, रह गए, मार्जिन से रहते हैं वही, बाकी सब बढ़िया थे, वो नहीं हुआ। अगो किसमें हो जाएगा? बिफोर। 10, 10, 10 का 100, 10 यानी इस प्रकार, 100 नहीं, 10 यानी उस प्रकार, 100 इस प्रकार। टुडे, दैट डे, टुमारो, दी फॉलोइंग डे, या द नेक्स्ट डे,
yesterday, the previous day. Last week, month, year, the previous week, month, year. ठीक है, लास्ट जो भी आए उसे प्रीवियस में चेंज करना. month, the last fortnight, the last fortnight, fortnight मतलब होता है पखवाड़ा, 15 दिन का समय, उसे इंग्लिश में कहते हैं fortnight. तो ये हो जाएगा the previous fortnight. ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे नियम जो हैं वो कंप्लीट हैं.